हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ी थी। आज हम पढ़ते हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की डी-बाई थ्योरी। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की डी-बाई थ्योरी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आइंस्टाइन थ्योरी में हमने देखा था वो विशिष्ट ऊष्मा को एक्सप्लेन करने में असफल हो गई थी, इसलिए डी-बाई ने कुछ नई अभिधारणाएं थी, उनके आधार पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा को समझाने का प्रयास किया। तो इनकी अभिधारणाएं क्या क्या थी? डी-बाई की क्या अभिधारणाएं थी? जैसे हमने एक विमीय और रेखिक जालक के बारे में हमने देखा था, एक परमाणु जालक के बारे में देखा था। वो इस टाइप का था, जो स्प्रिंग हमने एज्यूम की थी, परमाणुओं के मध्य स्प्रिंग है वो जुड़ी हुई है, और उससे ठोस परमाणु के लिए या उस ठोस जालक के लिए हमने क्या देखा था कि ये जो परमाणु है वो क्या कर रहे हैं? ओसिलेशन कर रहे हैं। हमने आइंस्टाइन थ्योरी में माना था कि प्रत्येक परमाणु है वो सेम आवर्ती न्यू से क्या कर रहा है? ओसिलेट कर रहा है। अर्थात अगर ये न्यू आवर्ती से कर रहा है तो ये भी न्यू से करेगा, ये भी न्यू से, ये भी न्यू से, ये भी न्यू आवर्ती से क्या करेगा? दोलन गति करेगा। लेकिन क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये स्वतंत्र दोलन करें। लेकिन यहाँ हमें पता है ये वाला परमाणु इससे जुड़ा हुआ है स्प्रिंग से, ये इससे जुड़ा हुआ है। अगर इसमें दोलन हो रहा है तो ये क्या करेगा? इसको प्रभावित करेगा। इसका मतलब इनकी जो आवर्ती है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, अर्थात सबकी आवर्ती सेम नहीं हो सकती। तो डी-बाई ने सबसे पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो ठोसों की जो दोलन है उनकी आवर्ती ओमेगा है वो क्या होती है? 0 से लेके ओमेगा डी तक संभव हो सकती है। जहां ओमेगा डी क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम कह सकते हैं। ये क्या है? हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको डी-बाई अभिलाक्षणिक आवर्ती भी कहते हैं। ये क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कहा परमाणु हैं उनका दोलन स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अर्थात युग्मित दोलन होता है। कैसा होता है? युग्मित दोलन परमाणुओं का होता है। परमाणुओं का युग्मित दोलन है, इसका मतलब इन सब की आवर्ती है वो सेम नहीं हो सकती, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि इनकी सेम आवर्ती होती है, और उसके आधार पर उन्होंने जो स्पेसिफिक हीट थी उसका फॉर्मूला निकाला था। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र दोलन नहीं है, युग्मित दोलन है। इसका मतलब इनकी आवर्ती है ठोस के अंदर वो 0 से लेके ओमेगा डी तक चेंज हो सकती है। तीसरी बात उन्होंने क्या कही? उन्होंने कही कि जो ठोस परमाणु या जो ठोस हमारा है रेखिक जालक है वो एक डोरी की भांति होगा। कैसा होगा? एक डोरी की भांति होगा। क्यों होगा? इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमने देखा था एक विमीय जालक के लिए हमने देखा था कि उसकी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों क्या आई थी? कांस्टेंट आई थी, और वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। ओमेगा की घात 0, इसका मतलब ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ठोस हमारा कैसा है? सतत माध्यम है, नॉन डिस्पर्जिव मीडियम भी उसको हमने कहा था। किसमें? एक विमीय जालक का हमने जब परिक्षेपण संबंध निकाला था वहां पे हमारे पास ये रिलेशन आया था, Vg = Vp। किसके लिए? न्यून आवर्ती के लिए। अगर आवर्ती न्यून है इसका मतलब वो तरंग दैर्ध्य क्या रहेगी? हमारी ज्यादा रहेगी। तो ये चौथी बात उन्होंने मानी थी।
तो इन अवधारणाओं को यूज करते हुए डी बाई ने क्या किया, एक क्या निकाली, स्पेसिफिक हीट निकाली, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि यदि ठोस में n परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, n परमाणु हैं, तो कुल कंपन विधाओं की संख्या, कुल कंपन विधाओं की संख्या है वो हमारी कितनी आएगी, 3n हो जाएगी। तो ये हमारे क्या थे, डी बाई के अजम्पशन थे, अभिधारणाएं थी। क्या क्या थी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि परमाणु है वो दोलन है, वो स्वतंत्र नहीं करेंगे, अर्थात उनका दोलन कैसा होगा, युग्मित दोलन होगा। अगर युग्मित दोलन हुआ तो प्रत्येक परमाणु की फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं हो सकती, वो फ्रीक्वेंसी 0 से लेके ओमेगा डी तक चेंज होगी, जहां ओमेगा डी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको डी बाई अभिलाक्षणिक आवर्ती भी कहते हैं। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो एक विमीय जो परमाणु जालक है वो एक रैखिक जालक है, वो डोरी की भांति व्यवहार करेगा और सतत माध्यम होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर Vg और Vp क्या होती हैं, बराबर होती है। और यदि परमाणुओं की संख्या n है तो टोटल कंपन विधाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 3n हो जाएगी। अब हम निकालते हैं कि ये जो 3n कंपन विधाएं हैं वो आवर्ती के क्रम में कैसे निकालें। आवर्ती के पदों में इन कंपन विधाओं की संख्या हमें निकालनी। परिमित जालक के लिए कंपन विधाओं की संख्या क्या निकालते हैं अपन, परिमित जालक के लिए कंपन विधाओं की संख्या। क्योंकि हमने देखा था एक विमीय एक परमाणु जालक है वो उच्च तरंग दैर्ध्य या निम्न आवर्ती के लिए कैसा था, नॉन डिस्पर्सिव था, अर्थात सतत था। तो उसको हम क्या मान सकते हैं, वो एक डोरी की भांति रहेगा कि नहीं रहेगा। और उस डोरी में जो तरंगे संचरित होंगी वो कैसी हैं, प्रगामी तरंगे हैं। अर्थात हमारे पास अगर ये एक डोरी है तो इसमें जो तरंग संचरित होगी वो किस तरीके की होगी, प्रगामी तरंग होगी। और अगर हमारा ठोस कैसा है, परिमित है, अर्थात ये डोरी हमारी क्या है, परिमित है, उस केस में सपोज करो ये तरंग यहां से चल रही है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहां गई, इसके बाद ये डोरी तरंग जा सकती है क्या, कहीं नहीं जा सकती। इसका मतलब यहीं से इसको वापस क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर ये तरंग यहां से वापस आ जाती है तो किसका निर्माण करती है, एक अप्रगामी तरंग का निर्माण करती है। किसका, अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव का निर्माण करती है। किसका, स्टेशनरी तरंग का या अप्रगामी तरंग का निर्माण करती है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। अब अप्रगामी तरंग है, स्टेशनरी वेव है, उसकी समीकरण क्या होती है, वो होती है हमारी UN इज इक्वल टू A साइन K अक्स इंटू अक्स और साइन ओमेगा T। ये हमारी क्या है, अप्रगामी तरंग की समीकरण होती है। और अप्रगामी जहां UN क्या है, उस तरंग का विस्थापन है, kx क्या है, संचरण नियतांक है, ओमेगा क्या है, आवर्ती है, टी क्या है, समय है। ये किसे क्या बता रहा है, उसका विस्थापन। अब देखो ये अगर हमारी अप्रगामी तरंग है तो इसका मतलब मैं इसको यहां मान लेता हूं अक्स इज इक्वल टू 0 और इस पूरी तरंग की लंबाई या डोरी की लंबाई में मान लेता हूं अक्स इज इक्वल टू L। उस केस में क्या होगा, यहां पे भी तरंग का विस्थापन कितना है, 0 और यहाँ पे भी क्या है, 0। विस्थापन है कि नहीं है, जैसे यहाँ पे विस्थापन है कुछ ना कुछ आता, यहाँ पे विस्थापन है, वहां यहाँ आके वापस क्या हो गया, 0। इस एंड पे भी 0, इस एंड पे भी 0। इसका मतलब u0 की वैल्यू भी कितनी है, 0 और ul की वैल्यू भी कितनी है, 0। तो u0 की वैल्यू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 रखते ही पूरा टर्म 0 हो गया, हमें पता है 0 होना है। l की वैल्यू के ऊपर भी 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, ये टर्म 0 हो जाए, उस केस में ul 0 हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब हमारा साइन के एक्स इंटू एल ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहां पे x इज इक्वल टू एल पे, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, के एक्स इंटू एल इज इक्वल टू एन एक्स पाई। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एन पाई के बराबर होगा तब अपने आप ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, के एक्स इज इक्वल टू एन एक्स पाई अपॉन एल। आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये जो तरंग है हमारी या ठोस हमारा 3 डायमेंशन होगा, उस केस में हमारी जो तरंग की अपरिगामी तरंग की समीकरण है वो क्या आएगी, ए साइन के एक्स इंटू एक्स साइन के वाई इंटू वाई साइन के जेड इंटू जेड और साइन ओमेगा टी। ये तरंग आएगी। ये तरंग भी हमारी क्या होनी चाहिए, एल पे हमेशा 0 होनी चाहिए। तो यहां से के एक्स हमारे पास ये निकल के आया, उसी प्रकार से के वाई हमारा आ जाएगा एन वाई पाई अपॉन एल, के जेड हमारा आ जाएगा एन जेड पाई अपॉन एल। आएगा कि नहीं आएगा? ये हमारे पास क्या आ गई है, 3 कंडीशन आ गई है के एक्स के वाई और के जेड के लिए। अब हमें पता है 3 डायमेंशन में तरंग संचरण नियतांक है, उसका मान कितना होता है, के होता है। तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, के हमारा आ जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। मान रख दो इसमें कितना था हमारा, के एक्स की वैल्यू थी एन एक्स पाई अपॉन एल की स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन एल की स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन एल की स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, के स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जेड स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। अब चूंकि हमें पता है के कितना होता है, ओमेगा अपॉन वी, जहां वी क्या है, तरंग का वेग है, ओमेगा क्या है, आवृत्ति है। तो यहां से के की वैल्यू में रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी? कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहां से हम क्या देख रहे हैं, जो तरंग की आवृत्ति है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, एन एक्स एन वाई एन जेड पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूं ये किसके बराबर है, एन स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, एन इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एल अपॉन पाई वी। आएगा कि नहीं आएगा? जहां वी तरंग का वेग है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं ये जो चीज है ये क्या बता रही है अपने को, ये बता रही है, ये समीकरण हमें बता रहा है कि जो आवृत्ति है वो एन एक्स एन वाई एन जेड के समुच्चय पे निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है, एक सेट पे निर्भर कर रही है। एन एक्स एन वाई एन जेड के सेट पे ये निर्भर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एन एक्स एन वाई एन जेड का एक समुच्चय हमें किसके बारे में बताएगा, एक कंपन विधा के बारे में। अर्थात कंपन विधाओं की संख्या ही तो हम निकाल रहे हैं। एन एक्स एन वाई एन जेड का, एन एक्स एन वाई एन जेड का एक समुच्चय किसके बारे में बता रहा हमें, एक कंपन विधा के बारे में बता रहा है। अर्थात एन एक्स एन वाई एन जेड का एक समुच्चय किसके बराबर है, एक कंपन विधा के बराबर है। इसका मतलब ठोस में कितने समुच्चय बनेंगे वो हम निकाल लें तो हमें कंपन विधाओं की संख्या पता चल जाएगी।
कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो हमारे पास ये समीकरण किसकी है? एक गोले की समीकरण है कि नहीं है? गोले की समीकरण क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो होती है। इससे तुलना करो तो क्या मिल रहा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और ये इसकी त्रिज्या है कि नहीं है? इसका मतलब अगर मैं एक गोला बनाता हूं और उस गोले की त्रिज्या कितनी है? एन है कि नहीं है? और उस गोले की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे अगर मैं ले लेता हूं एन एक्स, वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं एन वाई और जेड एक्स पे मैं ले लेता हूं कितना? एन जेड ले लेता हूं। तो ये जो गोला है, इस गोले के अंदर हर एक बिंदु, कहीं भी मैं एक पॉइंट अगर ड्रॉ कर दूं, कोई भी एक पॉइंट अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं इस गोले के अंदर, तो वो किसको बता रहा है? वो एक कंपन विधा को बता रहा है। क्यों? क्योंकि एन एक्स एन वाई एन जेड का एक समुच्चय एक कंपन विधा को। इसका मतलब इस पॉइंट पे क्या है? एन वाई की कोई ना कोई वैल्यू है, एन एक्स की भी कोई ना कोई वैल्यू है, एन जेड की भी कोई ना कोई एक वैल्यू है। तो ये क्या बता रहा है? ये पॉइंट हमें एक कंपन विधा को बता रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी पता है एन एक्स एन वाई और एन जेड ये तीनों के तीनों क्या थे? पॉजिटिव क्वांटिटी थे। क्या थे? पॉजिटिव क्वांटिटी थे। कैसे थे? क्योंकि हमने देखा था साइन के एक्स इंटू एक्स है, वो क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। जो कब पॉसिबल है? के एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई के इक्वल होगा तो ही पॉसिबल है। तो यहां पे एन हमारा क्या था? एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी और क्या थी? 0 से बड़ी क्वांटिटी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस गोले के अंदर जैसे मैं यहां पॉइंट ड्रॉ करता हूं, वो कंपन विधा नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इस गोले का जो ये पार्ट है, इस पार्ट के अंदर एन वाई एन एक्स एन जेड वो तीनों के तीनों पॉजिटिव नहीं है। क्या नहीं है? धनात्मक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? गोले का सिर्फ और सिर्फ एन एक्स एन वाई एन जेड जिसमें पॉजिटिव होते हैं वही पार्ट हमारे काम का है। तो वो पार्ट कितना होता है? गोले का 1/8 होगा। अगर गोले का कंप्लीट आयतन है वो कुछ है एक्स वाई जेड जो भी है, और हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव आयतन एन एक्स एन वाई एन जेड का जो समुच्चय पॉजिटिव जिसमें रहे, तो वो पार्ट कितना आएगा हमारा? 1/8 आएगा। कैसे? जैसे आपने वर्त के बारे में पढ़ा होगा। वर्त में क्या होता है? ये क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहती है, लेकिन यहाँ यहाँ और यहाँ इनमें कोई ना कोई एक वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। इसी प्रकार से गोले का भी 1/8 भाग है वो पॉजिटिव रहता है, अर्थात उसमें एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और बाकी में नहीं रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 है और ये n तक। 0 से लेके n तक कितने पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट की संख्या है वो हमारी क्या कहलाएगी? कंपन विधाओं की संख्या। अर्थात मैं लिख सकता हूं क्या? ओमेगा 0 से n तक कंपन विधाओं की संख्या वो कितनी आएगी? 1/8 इंटू गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई इंटू एन क्यूब। क्यों? ये त्रिज्या हमारी क्या है? एन है। अगर इसी को मैं निकालता हूं एक इंटरवल के अंदर, अर्थात ओमेगा एवं ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य में निकालूंगा, तो इसका मतलब क्या है? ये तो पूरी निकाल ली हमने। हम निकाल रहे हैं किसी इस रेंज में निकाल रहे हैं जहां ये क्या है? dn है, ये लंबाई इसकी। तो उस केस में कितनी आएगी है? ये आ जाएगी हमारी 1/8 इंटू 4/3 पाई। एन क्यूब है, इसका क्या करते हैं अपन? अवकलन 3n² dn। 3 से 3 कैंसिल होगा। उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा?
यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, एन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, ओमेगा एल अपॉन पाई इंटू वी आ गई थी। तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा, पाई एन स्क्वायर डी एन अपॉन 2 के बराबर आ जाएगा हमारा क्या, कंपन विधाओं की संख्या आ जाएगी। इसमें मान रख देते हैं अपन एन का, तो हमारे पास मैं कंपन विधाओं की संख्या को रिप्रेजेंट कर लेता हूं जेड ओमेगा डी ओमेगा से, तो वो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, पाई अपॉन 2 एन, एन की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल अपॉन पाई वी, ये रही, मान रख दो इसका, एन स्क्वायर डी एन, एन की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल अपॉन पाई इंटू वी, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, डी ऑफ दिस है तो ये तो कांस्टेंट है एल अपॉन पाई वी, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, पाई इंटू वी, और क्या आ जाएगा डी ओमेगा, ये वैल्यू किसकी आई हमारी, जेड ओमेगा डी ओमेगा की। यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर है, एल स्क्वायर है और एक एल है, कितना हो गया एल क्यूब, कितना जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर और वी की क्यूब इंटू डी ओमेगा, आएगा या नहीं आएगा, यहां से देखो इस एल क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, v, जहां v क्या है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम किसका, सॉलिड का, 3 डायमेंशनल सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एल क्यू, तो इसको लिख सकता हूं मैं v ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डी क्यूब। ध्यान रखना ये वॉल्यूम है, ये स्पीड है, क्या है स्पीड है या वेलोसिटी है, किसकी, तरंग की वेलोसिटी है जो ठोस में संचरित हो रही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ओमेगा एवं ओमेगा प्लस डी ओमेगा में कंपन विधाओं की संख्या आ गई है। अब देखो इसमें ठोस में जो तरंगें संचरित होती हैं वो कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें संचरित हो सकती हैं। ठोसों में अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें संचरित हो सकती हैं। ठोस में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगें संचरित होती है। अब हमें पता है अनुदैर्ध्य तरंग के लिए ध्रुवण की अवस्था वो कितनी होती है हमारी, 1। अनुप्रस्थ तरंग के लिए ध्रुवण की अवस्था कितनी होती है, 2। यदि यहां पे क्या है, वेग है, अनुदैर्ध्य तरंग का वेग VL है, यदि अनुदैर्ध्य तरंग का वेग कितना है VL और अनुप्रस्थ तरंग का वेग कितना है VT, उस केस में क्या होगा, उस केस में यह हो जाएगा हमारा जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू V, वॉल्यूम सेम है कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा स्क्वायर ठीक है, 2 पाई स्क्वायर ठीक है, V जब अनुप्रस्थ तरंग है उसके लिए ध्रुवण की अवस्था कितनी है 2, लेकिन उस समय वेग कितना रहेगा VT रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लस
अगर तरंग हमारी कैसी है, अनुदैर्ध्य है, उसके लिए ध्रुवण की अवस्था 1 होती है और वेग कितना है, वी एल क्यूब और इंटू डी ओमेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात ओमेगा एवं ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य जो कंपन विधाएं हैं उनकी संख्या ये आ जाएगी। अब इसमें देखो, ये जो समीकरण है ये हमें बता रहा है, एक ग्राफ बता रहा है। कैसा, इस टाइप का ग्राफ बता रहा है जहाँ जेड ओमेगा ये है, ओमेगा ये है कि नहीं है। देखो जेड ओमेगा किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा की स्क्वायर पे। तो ये क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसका, परसामान्य विधाओं के वितरण का। अर्थात जेड ओमेगा का जो वितरण फलन है वो किस प्रकार का आएगा, इस प्रकार का आएगा। अब हम निकालते हैं, डी बाई ने कुछ अप्रोक्सीमेशन लिए थे वो हम देखते हैं। इजी है, सिंपली थोड़ी सी 2-3 बातें याद रखनी है और कुछ नहीं है। देखो अब डी बाई का जो अप्रोक्सीमेशन है, सन्निकटन है, वो क्या है। डी बाई ने कहा कि जो कंपन विधाओं की संख्या है टोटल, वो कितनी है, 3n के बराबर है। हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि टोटल कंपन विधाओं की संख्या कितनी आएंगी, 3n आएंगी। और वो कंपन विधाएं क्या है, 0 से लेके ओमेगा डी तक। कहाँ तक, 0 से लेके ओमेगा डी तक क्या है, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इसका समाकलन करूं तो ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओमेगा एवं ओमेगा डी के मध्य, ओमेगा और डी ओमेगा के मध्य कंपन विधाओं की संख्या ये है। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अर्थात 0 से लेके ओमेगा डी तक मैं समाकलन करता हूं इसका, जेड ओमेगा डी ओमेगा, तो वो किसके बराबर आना चाहिए, हमारा 3n के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलो देखते हैं आता या नहीं आता। मान रख दो जेड ओमेगा डी ओमेगा का, तो क्या आएगा, देखो अवकलन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डी ओमेगा के लिए। तो ये जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो जो जिनमें ओमेगा नहीं है उन सबको मैं बाहर लिख लेता हूँ। क्या क्या है, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर, 2 अपॉन वी टी क्यूब, 1 अपॉन वी एल क्यूब। ये और ये तो कांस्टेंट है, ओमेगा का टर्म ही नहीं है इनमें। बचा क्या हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। इसका समाकलन कहाँ तक, 0 से ओमेगा डी तक। ये वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 3n के बराबर आनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें, सही लिखा अपन ने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका कर देते हैं समाकलन अपन। ओमेगा स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, ओमेगा की क्यूब, लिमिट रखेंगे ओमेगा डी, तो कितना आ जाएगा, v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, ओमेगा डी की क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये किसके बराबर आना चाहिए, हमारा 3n के बराबर आना चाहिए। यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ओमेगा डी क्यूब की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ओमेगा डी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18n। ठीक है, और क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन वी, ये हर में जाएगा इसके, तो इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं, 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब। ठीक है, और कुछ बचा क्या, ये हमारा किसके बराबर आ गया, ओमेगा डी की क्यूब के बराबर है। आया कि नहीं आया, ये आ गया है, ये भी आ गया है, 18 पाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने देखा था जेड ओमेगा डी ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, वो थी हमारी v अपॉन 2 पाई स्क्वायर 2 अपॉन वी टी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी एल क्यूब, और क्या था हमारा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। यही तो था जेड ओमेगा डी ओमेगा।
जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू हमारी वो थी कि नहीं थी। अब इस समीकरण को मैं नाम दे देता हूं 1 और इस समीकरण को नाम दे देता हूं मैं 2। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या आ रहा है। समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ओमेगा डी की क्यूब इज इक्वल टू, यहां से देखो V2/VT की क्यूब प्लस 1/VL की क्यूब, और इसको देखो अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं पाई को तो ये क्या बन जाएगा, इसके नीचे आ सकता है क्या, इस पाई स्क्वायर को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, क्या फर्क पड़ता है। और इसको मैं ये लिख सकता हूं 18 की जगह 9 और यहां 2 लिख दूं, ये वापस ऊपर जाएगा तो सेम वही वो चीज बनेगी। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये मान देखो यहां से किसके बराबर है, किसके बराबर है ये वैल्यू, ये वैल्यू हमारी देखो, इसको लिख सकता हूं मैं 9n पाई स्क्वायर नीचे जा चुका है तो यहां से मैं हटा दूं इसको 9n, ठीक है। और ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो इस वैल्यू का मान कितना है, इस वैल्यू का मान है जेड ओमेगा डी ओमेगा, तो 9n डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, दिस इक्वल टू जेड ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है, इसका मान। और क्या है, इसके बट्टे में जाएगा ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ ये मान निकालता हूं इस समीकरण से, तो इसकी जगह ये रख सकता हूं मैं, तो ये चीज वो है राइट साइड वाली, तो लेफ्ट साइड में इसके बराबर मैं ये रख लेता हूं, तो क्या आएगा, जेड ओमेगा डी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा डिवाइडेड बाई जेड ओमेगा डी ओमेगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, जेड ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की क्यूब इंटू डी ओमेगा। ये हमारे पास क्या आ गया है, वितरण फलन आ गया है आवर्ती का, क्या आ गया है, आवर्ती का वितरण फलन हमारे पास ये आ गया है डी बाई सन्निकटन के द्वारा। अब निकालते हैं हम दोलक की मध्य ऊर्जा, जो हमने आइंस्टाइन थ्योरी में निकाली थी, कितनी आई थी, ई बार इज इक्वल टू आया था एच न्यू इंटू 1/2 प्लस 1/e की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, यही तो आया था। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एच क्रॉस ओमेगा इंटू 1/2 प्लस 1/e की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1, क्यों, क्योंकि हमें पता है एच न्यू है वो किसके बराबर होता है, एच क्रॉस ओमेगा की। लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया भी था आपको कि कैसे होता है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये दोलक की माध्य ऊर्जा आ गई है, ये कंपन विधाओं की संख्या आ गई है। क्या चाहिए हमें, स्पेसिफिक हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट का सीधा सा फंडा है, हमें क्या चाहिए, CV, जो किसके बराबर होता है, du अपॉन dt के बराबर होता है। U क्या है, जहां पे U है हमारी कुल ऊर्जा, है कि नहीं है। कुल ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल एक कंपन विधा की ऊर्जा पता चल जाए एवरेज, और टोटल कितनी कंपन विधाएं उनको गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल ऊर्जा आ जाएगी। तो अब क्या निकाल लेते हैं अपन, यहां से कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो कुल ऊर्जा हमारी है वो कितनी आएगी, एवरेज एनर्जी ई बार इंटू कंपन विधाओं की संख्या, आएगी कि नहीं आएगी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं किससे, U से, या U ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बार इंटू जेड ओमेगा डी ओमेगा, आएगा कि नहीं आएगा। टोटल एनर्जी निकालिए तो U ओमेगा हमारी हो जाएगी। तो मान रख लेते हैं इसके अंदर, जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब
डी ओमेगा मान रखते हैं। चलो अब इसमें ये ई बार है, हमारे पास ई बार भी है, जेड ओमेगा डी ओमेगा भी है, मान रखना है, यहाँ पे रख देते हैं। चलो u इज इक्वल टू ई बार कितना है हमारा 9 एच क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 इंटू जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू कितनी है 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू डी क्यूब। टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो 0 से लेके क्या कर देते हैं हम ओमेगा डी तक क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है स्पेसिफिक हीट। हम जानते हैं CV किसके बराबर है du अपॉन dt के। इसका मतलब ये u है, इसका क्या कर दें अवकलन कर दें तो CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। इसमें देखो ऐसे कुछ पद हैं जो कांस्टेंट हैं, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं या फिर हम इसका मान ही रख देते हैं d/dt 0 से लेके ओमेगा डी मान पुट करो u का कितना है h क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 इंटू 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी क्यूब इंटू डी ओमेगा। है कि नहीं? अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखो इसका अवकलन भी करना है, समाकलन भी करना है। अब देखो अवकलन किसके रिस्पेक्ट में है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। समाकलन किसके रिस्पेक्ट में है, ओमेगा। दोनों क्या है, स्वतंत्र हैं, अलग अलग है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे पहले अवकलन कर लो और चाहे पहले समाकलन कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका अवकलन कर लेते हैं इसका। तो CV हमारा कितना आ जाएगा 0 से लेके ओमेगा डी h क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस 1 अपॉन ई की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी माइनस 1 और 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की क्यूब डी ओमेगा। पहले क्या करता हूं मैं इसका अवकलन, इसका पहले अवकलन बाद में समाकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपल मैथमेटिक्स है। जब इसका अवकलन हम करते हैं तो क्या आएगा, देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है हमारा, h क्रॉस ओमेगा इसके गुणांक में है, 1/2 का अवकलन 0 कांस्टेंट राशि का, इसका अवकलन हमें करना है। इसमें कोई टर्म है नहीं, कांस्टेंट मान लेंगे इसको। जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 0 से लेके ओमेगा डी, ठीक है, h क्रॉस ओमेगा इसका अवकलन 0। टेम्परेचर सिर्फ यहीं पे टेम्परेचर और कहीं भी नहीं है, तो इस टेम्परेचर का अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन x का अवकलन क्या होता है -1 अपॉन x स्क्वायर ई की पावर h क्रॉस अपॉन के टी माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू। अब क्या करना है, इस पद का अवकलन करना है। तो e की पावर h क्रॉस के टी का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी इंटू h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी का फिर अवकलन करना है। तो क्या आएगा h क्रॉस ओमेगा अपॉन के इंटू 1 अपॉन टी का क्या आ जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये इसका अवकलन हम कर चुके हैं। इंटू गुणा में क्या है हमारा 9n ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा डी की क्यूब डॉट डी ओमेगा। अवकलन कर लिया है, अब सिर्फ समाकलन बचा हमारे पास। थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कोई मिस्टेक नहीं हो, प्लस माइनस की कोई गड़बड़ नहीं हो, बाकी सब सही है इसमें। अब देखो एक माइनस का चिन्ह ये रहा, एक माइनस का चिन्ह ये रहा, क्या हो गया प्लस हो गया। इज इक्वल टू 0 से लेके ओमेगा डी, h क्रॉस ओमेगा ये रहा, h क्रॉस ओमेगा ये रहा और k ये रहा। तो लिख सकते हैं क्या अपन h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन
के, ये वाला के मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। और क्या था, ओमेगा डी की क्यूब, इसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 9n को भी इसके साथ लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक ओमेगा स्क्वायर ये आ गया और ओमेगा स्क्वायर ये रहा, तो इसको क्या बना दूँ, ओमेगा की घात 4। और क्या क्या बच रहा है इसमें, देखो अब ये आ गया अपना 9n, ओमेगा स्क्वायर भी आ गया, ये ओमेगा भी आ गया, ये भी आ गया, ये दोनों भी आ गए, के भी आ गया है, और क्या बचा, एक टी स्क्वायर है यहाँ, ये हमारा टी स्क्वायर भी आ गया है। अब क्या बच रहा है देखिए यहाँ, अब बचा हमारे पास e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी डिवाइडेड बाई e की पावर h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी -1 की होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। यही बच रहा है क्या, देखो ये हमारा क्या है, CVA है कि नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं, मैं मान लेता हूं, माना h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी इज इक्वल टू अक्ष, ठीक है। साथ ही मैं ये भी मान लेता हूं h क्रॉस ओमेगा अपॉन के है वो हमारा किसके बराबर है, h क्रॉस ओमेगा डी अपॉन के किसके बराबर है, थीटा डी के बराबर है। किसके बराबर है, थीटा डी, जिसको हम डी बाई टेम्परेचर भी कह सकते हैं। अब देखो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, जब x ओमेगा 0 है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 0। जब ओमेगा डी बन जाएगा उस समय अपर लिमिट क्या हो जाएगी, h क्रॉस ओमेगा डी अपॉन के टी, वो हमारी अपर लिमिट आएगी। और h क्रॉस ओमेगा डी अपॉन के क्या है, थीटा डी, जिसको मैं लिख सकता हूँ थीटा डी अपॉन टी। इसका मतलब जैसे ही मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूंगा, लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी हो जाएगी। और h क्रॉस ओमेगा अपॉन टी है, इसको मैं क्या लिख ले दूँ, क्या लिख लेंगे, अक्स लिख देंगे। तो लिखो देखें इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, CV इज इक्वल टू लिमिट 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी तक, ठीक है। 9n h क्रॉस स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर के ओमेगा डी की क्यूब, और क्या आ रहा है हमारे पास, e की पावर अक्ष अपॉन e की पावर अक्ष -1 की होल स्क्वायर। और डी ओमेगा को भी सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो डी ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, h क्रॉस डी ओमेगा अपॉन के टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, के टी अपॉन h क्रॉस इंटू डी एक्स, आएगा कि नहीं आएगा। तो डी ओमेगा की जगह क्या लिख देता हूँ मैं, के टी अपॉन h क्रॉस इंटू डी एक्स, आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें। h क्रॉस ओमेगा अपॉन के टी को हमने अक्स माना है, तो h क्रॉस अपॉन के टी डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एक्स, डी ओमेगा की वैल्यू के टी डी एक्स अपॉन एच क्रॉस, के टी डी एक्स अपॉन एच क्रॉस, ये मैंने यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं, के से के कैंसिल, ठीक है, एक h क्रॉस से एक h क्रॉस कैंसिल, t से एक t भी कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। CV इज इक्वल टू 9n, ठीक है, और क्या है, h क्रॉस ओमेगा की पावर 4 अपॉन t डॉट ओमेगा डी क्यूब, 0 से थीटा डी अपॉन टी। और इस h क्रॉस ओमेगा है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, h क्रॉस की क्यूब 4 से क्यूब से गुणा कर लेते हैं, क्यूब से ही भाग दे देते हैं, ठीक है। और साथ में इसको क्या कर लेते हैं अपन, t की पावर 4 से गुणा t की पावर 4 का भाग भी दे लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा,
क्योंकि इसको भी देखो ओमेगा हमारे पास आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लिमिट चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको मैं अक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो देखो, तो साथ साथ और क्या चाहिए अब अपने को, k की पावर 4 से गुणा और k की पावर 4 का भाग दे लेते हैं, और बाकी सारे टर्म हमारे पास ये हैं, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखो h क्रॉस की पावर 4, ओमेगा की पावर 4, k की पावर 4, t की पावर 4 क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ लिख लेता हूँ आगे, 0 से लेके थीटा d अपॉन टी 9n, ये बन गया हमारा x की पावर 4। ठीक है, और क्या बचा, डिवाइडेड बाई t डिवाइडेड बाई t ओमेगा d की क्यूब h क्रॉस की क्यूब t की पावर 4 k की पावर 4, और साथ में हमारे पास क्या है, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx, ये बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, सी वी इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा d अपॉन टी तक। अब देखो 9n बाहर लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो एक और देखा हमने, h क्रॉस ओमेगा d अपॉन के है, वो किसके बराबर है, थीटा d के बराबर। तो यहां से देखो h क्रॉस क्यूब ओमेगा क्यूब, एक k क्यूब है, इसको मैं यहां से लिख दूं, इस k को यहां रख लूं और k की क्यूब नीचे लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई पड़ेगा फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वो की वो चीज़ है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा d लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास आएगा 9n मैंने बाहर लिख लिया है, और एक t कट गया, यहाँ से t क्यूब आ गया। अब बचा हमारे पास t क्यूब अपॉन थीटा d की क्यूब x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx। ये हमारे पास आ गया है CV। या CV इज इक्वल टू हमारे एक के भी है, यहाँ पे के रह गया है, उस के को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 9n k t अपॉन थीटा d की क्यूब 0 से लेके थीटा d अपॉन t x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx। ये समीकरण हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट की समीकरण है, किसके लिए, डी बाई थ्योरी के द्वारा, जो हमें निकालनी थी। ये जो समीकरण है वो हमारा डी बाई का समीकरण है। अब हमें सिद्ध करना है क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके लिए, उच्च तापमान के लिए। किसके लिए, उच्च तापमान के लिए। उच्च तापमान के लिए हमें पता है क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेटर देन किससे होगा, थीटा डी से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, थीटा डी अपॉन टी ऑलवेज लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा। ऐसा है तो उस केस में 1 से x की वैल्यू कितनी आएगी, x भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेस देन 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर x हमारा लेस देन 1 हो गया तो e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x के इक्वल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो CV इज इक्वल टू 9n k t अपॉन थीटा डी की क्यूब 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी x की पावर 4, e की पावर x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस x, और हर में क्या आ जाएगा, e की पावर x की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया,
और x स्क्वायर है तो यहाँ से कट गया तो x की घात 2 बच गई। तो CV कितना आ जाएगा हमारा, CV आ जाएगा हमारा 9n के t अपॉन थीटा डी की क्यूब 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी 1 प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन करना है तो क्या बनेगा, ये यहीं पे मैं इसको दोबारा गुणा कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। इसका समाकलन करके लिमिट लगानी है 9n के t अपॉन थीटा डी की क्यूब x की क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 से थीटा डी अपॉन टी। लगाओ देखिए लिमिट। तो इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, x की क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, x की क्यूब अपॉन 3 तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 9n के t अपॉन थीटा डी की क्यूब x की क्यूब अपॉन 3 मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 3/4 x बचेगा। और जहाँ x की लिमिट कितनी है तो यहाँ x को मैं लिख ही लेता हूँ, लिमिट लगा चुके हैं ना अपन ऑलरेडी, थीटा डी अपॉन टी की क्यूब हो जाएगा ये, और इसमें भी ये क्या आ जाएगा थीटा डी अपॉन टी आ जाएगा। या देखो कैंसिल आपस में दोनों, और ये क्या है ऑलरेडी हमें पता है थीटा डी अपॉन टी क्या है, लेस देन 1 है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ नेग्लेक्ट, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3n इंटू के। 1 मोल गैस के लिए 3n इंटू के किसके बराबर r के, तो CV हमारा किसके बराबर आ गया 3r के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, उच्च तापमान पे CV क्या होना चाहिए था, नियत होना चाहिए था और हो भी रहा। अब देखते हैं अपन लोअर टेम्परेचर पे। निम्न तापमान पर, निम्न तापमान पे क्या होगा, T लेस देन किसके होगा थीटा डी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या थीटा डी अपॉन टी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। तो उस केस में क्या होगा, CV की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9n के T अपॉन थीटा डी की क्यूब 0 से लेके थीटा डी अपॉन टी x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 की होल स्क्वायर dx। यही था क्या। अगर ये राशि हमारी 1 से बहुत ज़्यादा है इसका मतलब x भी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। और ये लिमिट, इस लिमिट को देखो थीटा डी अपॉन टी 1 से बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये अनंत को अप्रोच करेगा, तो ये लिमिट हमारी किधर चली जाएगी, अनंत की तरफ चली जाएगी। और 0 से लेके अनंत तक इस समाकलन को हम सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है जिसकी वैल्यू 4 पाई की पावर 4/15